हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात को ज़्यादा न बढ़ाते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं कि दोस्तों हम आपके सामने आज हम एक नए फॉर्म में हाजिर हैं। और वो बात ये है कि अब हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो का भी ज़खीरा लाने वाले हैं और उस कड़ी का यह दूसरा वीडियो है, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव वीडियो जो महत्वपूर्ण वीडियो था उस सब को आपके सामने लाने का प्रयास किया। और आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार पर बात करने वाले हैं। और इससे जो भी प्रश्न बनता है, और बार बार मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एंगल से आपको जानना चाहिए। और हम क्या बताएं कि आप अधिकतम यदि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं, दोस्तों यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर भली भांति आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी थोड़ी कम चल रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस कड़ी का पहला वीडियो। बातें तो लंबी होती रहेगी, अब बढ़ते हैं पहला वीडियो की ओर जो इस कड़ी का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं कर्क रेखा से। कर्क रेखा का भारत के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसको हम एक कड़ी में समाहित किए। तो देखते हैं कितने प्रश्न आता है कर्क रेखा से रिलेटेड। पहला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा ही एकमात्र रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में हम बात करते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कड़ी का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और अगर आपने ये वीडियो देखा होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखा का भारत पर क्या प्रभाव है, तो उसमें हमने बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास किया है कि कर्क रेखा भारत के संदर्भ में क्या स्थान रखता है। तो चलिए इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात कर रहे हैं। प्रश्न क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन 7, ऑप्शन 8। इस तरह ऑप्शन में दिया गया है 5, 6, 7, 8। तो सही उत्तर क्या होगा, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से 4 राज्य का नाम दिया गया है। इनमें वो उस राज्य का नाम बताना है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो उस राज्य का नाम बताना है, तो उस राज्य का नाम है ओडिशा, जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अभी आपने पढ़ा कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ पे कह रहा है, चूंकि प्रश्न को बड़ा ध्यान से देखना है, पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं फिर बताते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आपको लिए सही जवाब ये होगा ऑप्शन ए 2 राज्य। और 2 राज्य के है उसको देख लेते हैं। उसमें से पहला राज्य है त्रिपुरा और दूसरा राज्य है मिजोरम। तो ये त्रिपुरा और मिजोरम 2 राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और वो भी पूर्वोत्तर भारत में। तो क्लियर है दोस्तों, हम बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हम हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है, कर्क रेखा भारत के किस एकमात्र प्रांतीय राजधानी से होकर गुजरती है? तो प्रांतीय राजधानी से होकर मतलब किसी राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है। तो आपको इसके लिए
तो बड़े ध्यान से और सावधानी पूर्वक जवाब देना है। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है रांची, दूसरा कोलकाता, तीसरा गांधीनगर और चौथा है जयपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है रांची, और वो रांची है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो प्रश्न यहाँ चेंज हो गया कि उस राज्य का नाम बताना है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो जाहिर सी बात है इस 4 राज्य में से कोई एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 4 राज्य में क्या है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों बिहार और झारखंड को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था तब इसका जवाब होता था बिहार, और जिस स्थान से वह रांची देख लिया अभी आपने थोड़ी देर पहले कि रांची एकमात्र प्रांतीय राजधानी है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे चूंकि झारखंड अलग हो गया और जो कर्क रेखा गुजरने का स्थान है वो झारखंड में चला गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? झारखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। क्या है? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? क्या कह रहा है? 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम। ये पहला प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है भारत के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा, और यहाँ कह रहा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम। क्लियर? तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? विषुवत रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा और ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो इसका सही जवाब होगा कर्क रेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में न्यूनतम अंतर, थोड़ा सावधानी से पढ़िएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है सबसे छोटे दिन और सबसे बड़े दिन में न्यूनतम अंतर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब क्या है? अगर आपने कर्क रेखा के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी रखा है तो आपको जवाब पता होना चाहिए, और सही जवाब है केरल। तो आपकी जानकारी थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं कि केरल में यह अंतर जो है सबसे छोटे दिन और सबसे बड़े दिन में जो अंतर होता है ना दोस्तों, वो 45 मिनट का है। तो आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कितने समय का अंतर है? 45 मिनट का। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर देख लेते हैं। उससे मिलता जुलता प्रश्न है दोस्तों। भारत में सबसे छोटा और सबसे बड़े दिन में सर्वाधिक अंतर, वहाँ देखा आपने क्या? न्यूनतम अंतर देखा अभी, और यहाँ पे दिया सर्वाधिक अंतर, मतलब सबसे अधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है लेह लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, तो लद्दाख में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। एक चीज़ आपने देखा, गौर किया दोस्तों कि केरल भारत के एकदम दक्षिण में स्थित है, और वहीं लद्दाख जो है भारत के सबसे उत्तर में स्थित राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो गया लद्दाख। कोई दिक्कत नहीं। और अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो अंतर क्या देंगे कि यहाँ अंतर होता है 5 घंटे का। कितने का अधिकतम अंतर होता है? 5 घंटे का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य का नाम क्या है? कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चूँकि ये चारों जो राज्य है ना वो कर्क रेखा पर स्थित है, लेकिन यहाँ कह रहा है सबसे बड़ा राज्य बताना है। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। और राजस्थान के बारे में आप जान लीजिए कि यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य। चलिए अगले प्रश्न। वो कर्क रेखा वाला भाई साहब समाप्त हो गया। भारत के संदर्भ में कर्क रेखा से मात्र 10 क्वेश्चन में से ही आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और रेयर केस में अगर कुछ अलग प्रश्न पूछ दे तो वो अलग बात है। चलिए अब हम अगले बढ़ते हैं। मानक देशांतर रेखा, मतलब देशांतर रेखा और भारत के संदर्भ में जो प्रश्न बनता है उनको मैं अब आपके सामने ला रहा हूँ। इस कड़ी का पहला वीडियो और इस वीडियो का यह 11वां वीडियो है। क्या है प्रश्न?
मानक देशांतर रेखा भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? मतलब मानक देशांतर रेखा जो भारत में उत्तर दिशा से गुजरती है ना दोस्तों, दक्षिण की ओर, तो उसी में से कहाँ से होकर भारत में गुजरती है? हम अब जानते हैं कि मानक देशांतर रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 राज्यों में सबसे पहला राज्य जो है वह यूपी है। ठीक है, और सबसे अंतिम जो राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। यूपी पहला, आंध्र प्रदेश अंतिम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूपी के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लिखा है भारत का मानक देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी तो मैंने बताया ही कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 5, 7, 8। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हमने क्लियर कर दिया। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है वो देख लेते हैं। भारत का मानक देशांतर रेखा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न का क्या पैटर्न चल रहा है। भारत का मानक देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द पे गौर कीजिएगा। मतलब इन 4 राज्यों में से उस राज्य को हटाना है जिससे होकर कर्क रेखा, सॉरी कर्क नहीं, देशांतर रेखा, मानक देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। देशांतर रेखा नहीं, मानक देशांतर रेखा को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या, पहले ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो कहाँ से होकर यह नहीं गुजरती है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, और वो है झारखंड। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया इसका सही जवाब? झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। तो बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं, क्या है? निम्न में से किस राज्य से होकर भारत का मानक देशांतर रेखा गुजरती है? मतलब इस 4 राज्य है, इनमें से उस राज्य का नाम बताना है जिससे होकर मानक देशांतर रेखा गुजरती है। अभी आपने जाना 5 राज्य है, 5 राज्य में से देख लीजिए इनमें से कौन सा राज्य है। ऑप्शन क्या है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार। तो किस राज्य से होकर जो है मानक देशांतर रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? मतलब यहाँ समय को लेकर अंतर बताया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, 5 घंटा 10 मिनट, फिर 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट। तो आपको सही उत्तर बताना है कि इनमें से सबसे सटीक और सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट का। हम ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अब आप देख लीजिए, कई बार होगा कि इस तरह घंटे में रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अंतर होता है 330 मिनट का। कई जगह दे देगा कितने मिनट का अंतर है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 330 मिनट का अंतर है। चूंकि मानक देशांतर रेखा, देशांतर क्लियर है, देशांतर, और एक देशांतर दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर रखता है। तो आप बताइए कि कितना जो है कि देशांतर का अंतर हो रहा है। यहाँ पर आपसे ये पूछ देगा कितने देशांतर का अंतर है भारत के मानक देशांतर रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम में। वो है 82.5 डिग्री का अंतर है, और 82.5 डिग्री का अंतर है, और एक देशांतर 4 मिनट का अंतर रखता है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट निकलता है, और जब 330 मिनट को 60 से भाग देंगे तो यही 5 घंटा 30 मिनट निकलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? ये सब जो है ना दोस्तों देशांतर रेखा से रिलेटेड प्रश्न है कि सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। भारत की बात हो रही है, तो आप बताइए भारत में सूरज किधर निकलता है? पूर्व दिशा की ओर सूरज निकलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत के सबसे पूर्व में जाहिर सी बात है कि सूर्योदय सबसे पहले होगा, तो सबसे पूर्व में स्थित जो राज्य होगा उसमें सूर्योदय सबसे पहले होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर, असम, ये सब हम देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य है। लेकिन सबसे पूर्व में स्थित राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। और ये हमने जो है कि पिछला जो ऑब्जेक्टिव वीडियो हमने डाला था उसमें यह बात हमने बताया था, अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे बाद में सूर्योदय किस राज्य में होता है? अगर सबसे पूरब में सबसे पहले सूरज निकल गया तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम में सबसे बाद में सूरज निकलेगा। और क्लियर है कि सबसे पश्चिम में जो राज्य होगा वहाँ सबसे बाद में सूर्योदय होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा गुजरात, क्योंकि गुजरात में जो है कि सबसे बाद में जो है कि सूर्योदय होता है। ठीक है, हम बढ़ें आगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख रखा है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? कितने घंटे का अंतर है? तो इसका जवाब ढूंढने से पहले हम बता दें कि सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु में जो है कि 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितना डिग्री देशांतर का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और हम जानते हैं एक देशांतर 4 मिनट का अंतर रखता है। और जब आप 4 मिनट को 30 डिग्री देशांतर से गुना करेंगे तो वह हो जाता है 120 मिनट। कितना हो जा रहा है? 120 मिनट। और 120 मिनट को जब आप घंटा में बदलेंगे तो क्या सही जवाब होगा इसका? 2। तो क्लियर है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त में कितने का अंतर है? 2 घंटे का। तो चलें हम अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, चूंकि देशांतर रेखा भी पूरा हो गया दोस्तों, अब हमने इस वीडियो में भारत के जो तटीय राज्य पर बात करना उचित समझा है। ठीक है दोस्तों, तटीय राज्य पर। तो और उस कड़ी का पहला वीडियो ये है, पहला वीडियो नहीं, पहला प्रश्न ये है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? यहाँ राज्य शब्द की चर्चा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो इनका सही जवाब मोटे अर्थों में बताइए क्या है? इसका सही जवाब है 9 राज्य भारत के समुद्र के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, मतलब समुद्र के किनारे स्थित उस राज्य का नाम बताना है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन देख लेते हैं। गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और इसकी जो है कि लंबाई आप याद रख लीजिए, इनकी लंबाई जो है दोस्तों 1214.7 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। याद रखिए, ये राज्य की बात की गई है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा है, निम्न में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? यह भारत के संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न क्या कह रहा है? आप तो यहाँ पे गलती कर जाएंगे और अधिकतर लोग गुजरात मार के चले आएंगे। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ने नहीं है। आप तो जान रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जो कि अभी आपने देखा। लेकिन ये चीज़ें गलत, चूँकि सबसे लंबी तटरेखा वाला अगर राज्य पूछ रहा तो जवाब गुजरात सही है। लेकिन अगर पूछ दे इनमें से सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम आगे। तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है?
ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये सारे तो समुद्र तट के किनारे है, लेकिन इनमें से सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। और इसका अगर किलोमीटर में माप बताएं तो 151 किलोमीटर इसकी लंबाई है तटरेखा की। चलिए अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न। चूँकि जल्दी जल्दी हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम इसमें कवर कर पाएँ। चलिए 23 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अभी आपने 22 नंबर प्रश्न में क्या देखा, फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछा है तो आपने जवाब दे दिया। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी तटरेखा भारत में किसकी है, तो इसमें आप वो मायने नहीं रखता कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, बस सबसे छोटी जिसका है वो बताना है। तो उसका सही पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है दमन व दीव, पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दमन व दीव। और दमन व दीव की जो लंबाई है ना दोस्तों तटरेखा की, वो 27.2 किलोमीटर है। ठीक है, राज्य में सबसे छोटा तो गोवा हो ही गया 151 किलोमीटर। तो अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे ऐसे प्रश्न में। बढ़े हम आगे, ठीक है। हाँ, चूंकि इसमें आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि दमन व दीव पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। वो क्या है ना कि दादरा व नगर हवेली को भी इसमें शामिल कर दिया गया, इसलिए इसका अब पूरा नाम हो जाएगा दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है भारत में समुद्री तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ये सब प्रश्न अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था हम सारे उन प्रश्नों को लाएंगे आपके सामने जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो और आपके ज्ञान में वृद्धि करे और आपको तरोताज़ा रखने का प्रयास करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पहले तो देख लेते हैं भारत के समुद्री तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी डी 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इसमें से आता है। तो पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पे जो है कि पुदुचेरी है, और एक वो दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली, ये हो गया 4 टोटल। चलिए क्लियर। 25 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? राज्य तो अक्सर लोग याद रखता है या इसका जवाब राज्य के साथ मिलाकर याद रखने में आसानी होती है, लेकिन परीक्षा में आपको चूंकि फंसाना है तो पूछ देगा कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन क्या है? 9, 8, 7, 6। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अक्सर लोग इसमें गलती करेंगे और वो गलती 9 और 8 को लेकर होगा, क्योंकि हमारी आदत है रट रट के याद रखने की। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा क्या राजनीति चल रही है देश में, क्या उथल पुथल चल रहा है, तो गलती होना ही होना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8। अब थोड़े कहानी जान लेते हैं। पहले जो है कि भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 9 में क्या था कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, वहीं दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली अलग अलग था। तो भारत सरकार ने क्या किया कि ये दमन व दीव को मिला दिया, दमन व दीव को मिला दिया, ठीक है। तो कितना हो गया? ये कम हो गया, एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कम हुआ। लेकिन वहीं पर राज्य जो है जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस तरह निष्कर्षतः कितना हो गया केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? 8। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम आगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु। इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है चंडीगढ़। इसका सही जवाब क्या हो गया? चंडीगढ़। क्योंकि चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। किसकी? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लो भाई साहब, थोड़ा सा प्रश्न चेंज हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही जवाब है इसका राजस्थान। क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान। क्लियर, गलती नहीं करेंगे। अभी राजस्थान वाली बात चली थी कि कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान आ गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लिख रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए केरल, गोवा, पंजाब, त्रिपुरा। तो आपको बताना कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य क्या है, और उसका सही जवाब क्या होगा? गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। और गोवा से रिलेटेड अभी पीछे भी एक प्रश्न हमने देखा कि समुद्र तट के किनारे स्थित क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा, ठीक है। सॉरी, क्षेत्रफल में गलत हमने बोल दिया कि समुद्री तट के किनारे स्थित सबसे छोटा समुद्री तट वाला गोवा, जिसकी लंबाई 151 किलोमीटर थी। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भाई साहब देख रहे हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का कौन सा है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चूँकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है, तो इसका आपका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 31 नंबर प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भाई साहब सबसे बड़ा तो अगर जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों लक्षद्वीप। अब आप देखिए, इसको थोड़ा ट्रिकी हम आपको बनाते हैं, ठीक है। इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और इधर क्या है? लक्षद्वीप, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो जो नीचे है वही छोटा बड़ा है। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 32 क्या है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है वर्तमान में भारत का नवीनतम गठित राज्य का नाम क्या है। एकदम आप कहेंगे भाई साहब ये कौन सा प्रश्न दे दिया, लेकिन नहीं भाई साहब, प्रश्न तो पूछा जाएगा और वो कहीं से भी पूछ देगा, ठीक है। ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। लद्दाख, पंजाब, तेलंगाना, गोवा। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया नवीनतम गठित राज्य पर, तो आप 100% गलती करेंगे, क्योंकि राज्य शब्द की चर्चा किया है। क्योंकि लद्दाख सबसे लास्ट में अगर बना है कोई, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन राज्य शब्द की चर्चा अगर हो तो वह होगा तेलंगाना, और तेलंगाना की स्थापना किया गया है 2 जून 2014 ईस्वी को, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी जो है ना दोस्तों, वह हैदराबाद रखा गया। तो हैदराबाद आप बताइए कमेंट करके कि तेलंगाना से पहले हैदराबाद किसकी राजधानी हुआ करती थी। जब तक आप कमेंट में बताएंगे, फिर हम अगला प्रश्न में भी इसका जवाब हम देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है? भारत के किस राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसमें झीलों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी उठ सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश,
फिर महाराष्ट्र, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है बिहार। तो इसमें हर राज्य वाला है तो अपने अपने राज्य के जिलों की संख्या तो आराम से याद रख लेता है, लेकिन यदि आपको भारत के भूगोल की बात करनी हो तो उसमें आपको एक बात तो याद रखना है, सबसे अधिक जिलों की संख्या कहाँ है। तो बहुत ज़्यादा घुमाते हुए नहीं, हम आपको बताते हैं कि आदमी ज़्यादा कंफ्यूज होता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लेकर। या देख ले तो वो क्यों होता है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52। तो बताइए सबसे अधिक जिलों की संख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश नहीं होगा तो दूसरा स्थान होगा मध्य प्रदेश का। चलिए अगला प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। सबसे कम जिले भारत के किस राज्य में है? सबसे अधिक जिला तो क्लियर हो गया, उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? इसलिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या भी भाई साहब भारत में सबसे अधिक है। वो चलिए पॉलिटी में बात कर लेंगे, यहाँ पे हम जिला पे आ रहे हैं। सबसे कम जिले भारत के किस राज्य में है? फिर से ऑप्शन देख लेते हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो सबसे कम जो जिला है ना दोस्तों, पहले उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि किस राज्य में कितना जिला है। गोवा में 2 जिला, ठीक है, सिक्किम में 4 जिला, त्रिपुरा में 8 जिला और नागालैंड में 11 जिला है। तो बताइए सबसे कम जिले किस राज्य में है? तो सबसे कम जिले गोवा में, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा राज्य हो गया। चलिए अगला, आंध्र प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? अभी हमने कुछ देर पहले ही पूछा था कि हैदराबाद बताइए किस जो है कि सॉरी आज से पहले हैदराबाद किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो उसका जवाब था हैदराबाद किसकी राजधानी हुआ करती थी? वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ प्रश्न बदल गया है, जिसको आपको बड़ी सावधानी से याद रखना है भाई साहब। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? जब आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी थी हैदराबाद, और जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई तो उसके बाद ये हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, और उसके बाद क्या है कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई। तो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए अमरावती को चुना गया। ठीक है, क्लियर है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या हो गया? अमरावती। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में कितना जिला है। तो जम्मू कश्मीर में 22 जिला, ठीक है, दिल्ली में 11 जिला, लक्षद्वीप में 1 जिला, चंडीगढ़ में 1 जिला, मतलब एक जिले वाला ये केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन प्रश्न क्या कहता है? सबसे अधिक जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया, जहां पर जिलों की संख्या 22 है। दूसरा स्थान पे कौन हो गया? दिल्ली, जहां पर 11 है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न पे है, क्या है? कहता है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? बड़ा मजेदार प्रश्न भाई साहब। उस जिला का नाम बताना है जो 4 राज्यों को टच करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है, चूंकि ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए सोनभद्र, बी भोपाल, सी रांची, डी गांधीनगर। तो सब इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इसका सटीक उत्तर है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला है। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा किस राज्य का एक जिला सोनभद्र है जो 4 राज्यों को टच करती है या स्पर्श करती है? तो सही जवाब हो गया सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। चलिए प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य, प्रश्न क्या है? कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने इसमें थोड़ी सी गलती की तो भाई साहब काम से गए। तो हमारी कोशिश है कि आप परेशान ना हो, आपके लिए हम हर मुसीबत से लड़ने वाले हैं, और इसका जवाब देने में हम आप परेशान जरूर होते हैं। तो इसका जवाब क्या? सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 7 राज्यों को स्पर्श करता है। वहीं दूसरे स्थान पर है असम जो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अब देखिए वो हो गया। अब हम इसमें जो अब प्रश्न उठाने वाले हैं वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड, यानी भारत और विश्व के भूगोल से रिलेटेड हम
तुलनात्मक यहाँ पे प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए उस कड़ी का प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है विश्व का एकमात्र देश जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है। ऑप्शन श्रीलंका, रूस, भारत, चीन। तो इसका जवाब में हम बता दें कि इसका सही जवाब है भारत, क्योंकि भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है। क्या है? हिंदुस्तान है। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू शब्द से जुड़ा हुआ एक महासागर का नाम है और वो है हिंद महासागर। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा? भारत। चलिए प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। कितने देश भारत के साथ जलीय या स्थलीय सीमा बनाते हैं? जलीय या स्थलीय सीमा बनाते हैं, मतलब कुल मिला के भारत के साथ सीमा बनाने वाले देशों का नाम इसमें बताना है। सीमा बनाने वाले देशों का नाम। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9 है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 7 देश। इसका सही जवाब क्या होगा? 7 देश। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश का नाम क्या है? मतलब जो 7 पड़ोसी देश है उन 7 में से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश का नाम बताना है। तो पहले कौन सा देश कितना जो है कि सीमा रेखा बनाता है उसको देख लेते हैं। पहले पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर है भारत के साथ। चीन 3488 किलोमीटर है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर है। और म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर है। तो अब बताइए सबसे अधिक या लंबी सीमा रेखा वाला देश का नाम क्या हो गया? सही जवाब क्या हो गया? बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। भारत के साथ न्यूनतम सीमा रेखा वाला देश का नाम बताना है कि सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश की है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये जो चारों देश आप देख रहे हैं ना दोस्तों, वो सब भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन इनमें से ढूंढना है कि सबसे छोटी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है। पहले तो इस सीमा रेखा की लंबाई देख लेते हैं किसकी कितनी है। नेपाल की लंबाई है 1751 किलोमीटर भारत के साथ। भूटान की 699 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर और म्यांमार जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था 1643 किलोमीटर। तो ऑप्शन देखकर आपको लग रहा है ना कि सबसे छोटी सीमा रेखा वाला देश अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान भारत के साथ डूरंड रेखा बनाती है। जो भी सीमा रेखा है वह डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह डूरंड रेखा जो है वर्तमान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि भारत ने अनअधिकृत रूप से जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में लिया हुआ है और इत्तेफाक से वो डूरंड रेखा उसी हिस्से में आता है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला देश का नाम क्या है? सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला देश का नाम क्या है? तो पहले देख लीजिए कौन सा देश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, उनको देख लेते हैं। चाइना 4 राज्य, याद रखिएगा राज्य शब्द की चर्चा इसमें किया गया, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चाइना 4 राज्य, बांग्लादेश 5 राज्य, पाकिस्तान 3 राज्य। यहाँ हम बता दें कि एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आता है, लेकिन हम क्या यहाँ पे राज्य की बात कर रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। और म्यांमार है 4 राज्य। तो ऑप्शन देख कर लग ही रहा है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है? वो है बांग्लादेश। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, सर्वाधिक देशों को छूने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश, मतलब भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जो सर्वाधिक देशों को छूता है। अभी कुछ देर पहले बताया था उस जिला का नाम बताना है जो सर्वाधिक राज्य को छूता है, यहाँ पे सर्वाधिक देश को छूता है, वो भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। ऑप्शन में क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इसलिए कि यह जो है कि सीमा रेखा जो गुजरती है इससे, पहला तो पाकिस्तान,
दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा है चीन। ठीक है, तो 3 पड़ोसी देशों की सीमा लद्दाख से होकर गुजरती है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक देशों को छूने वाला भारत के राज्य का नाम, भारत का राज्य कौन सा है सर्वाधिक देशों को छूने वाला? क्लियर, अभी हमने क्लियर कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश का नाम लद्दाख, और यहाँ पे राज्य का नाम बताना जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो सबसे अधिक देशों को छूने वाला जो राज्य है ना वह है सिक्किम, और ये भी 3 देशों को छूता है। कौन कौन सा देश छूता है वो देख लेते हैं। नेपाल से इनका बॉर्डर मिलता है, फिर चीन से इनका बॉर्डर मिलता है, फिर भूटान से इनका बॉर्डर मिलता है। तो क्लियर है, हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों, ये तो हर हाल में आपको याद होना ही चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी रेखा जो है किस देश के साथ है। वह है रेड क्लिफ जो है कि भारत पाक या फिर बांग्लादेश के बीच खींचा गया है। मैकमोहन रेखा चीन के साथ और डूरन रेखा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ। तो क्लियर है, प्रश्न क्या कह रहा था? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा खींचा गया है? तो वो क्या होगा? रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? क्लियर, भारत का वह राज्य का नाम बताना है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो यहाँ एक ट्रिक अपना लीजिए दोस्तों। ठीक है, ट्रिक क्या? 3 3 याद रख सकते हैं ना, 3 तो जाहिर सी बात इसका सही जवाब त्रिपुरा होगा। ऑप्शन आप देख रहे हैं कि आपको कैसे फंसाने के लिए। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम सब एक जगह का है और वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, मतलब सब राज्य की सीमा बांग्लादेश को छूती है। लेकिन इसमें सही जवाब जो ये प्रश्न है उसमें सही जवाब है त्रिपुरा। चलिए अब आगे देखिए, एक प्रश्न जो आया है उस त्रिपुरा और बांग्लादेश से रिलेटेड आया है। वो प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच खींची गई रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, जीरो लाइन, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरन रेखा। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले तो फिर से सावधानी से देखिए। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब आप रेड क्लिफ रेखा देंगे, लेकिन वहीं त्रिपुरा और बांग्लादेश का नाम दिया गया है, त्रिपुरा और बांग्लादेश का नाम, तो इसका सही जवाब जीरो लाइन होगा। ठीक है, इसका हमने क्लियर कर दिया है अपने वीडियो में, जो पहले हमने शुरुआत में ही ये वीडियो दे दिए हैं, और भारत के विदेश से जो संबंध है उसके बारे में बताया हमने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत बांग्लादेश सीमा विवाद की समाप्ति किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं, 100वां, 99वां, 101वां, 102वां। तो मोदी सरकार जो वर्तमान में सरकार अभी भी उन्हीं की है, मोदी सरकार की एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरे हिसाब से सबसे जो है कि अच्छा निर्णय था कि भाई सब दिन के लिए एक समस्या थी, उस समस्या का समाधान इन्होंने कर दिया और बहुत ही मज़ेदार ढंग से, कोई तू मैं नहीं हुई और हमारी समस्या का समाधान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों, देखिए प्रश्न कहाँ चला गया दोस्तों, हम बहुत पीछे चले गए, हम आ जाते हैं उस प्रश्न की ओर। हाँ, ये प्रश्न था। ठीक है, हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 100वां प्रश्न है ना दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद की समाप्ति 100वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। क्लियर, चलें हम आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं?
कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं? उसका जवाब बिल्कुल सावधानी से दीजिएगा, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 19। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 16। अब एक चीज़ हम आपको आगाह करते हैं कि जो आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं वो ये है कि जैसा मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि हमारी आदत है रट्टा रटाया विद्या की, तो भाई साहब उससे काम नहीं चलेगा। समय समय पर जीके चेंज भी होता है। वो ये कि आज से पहले ये इसका जवाब 17 राज्य था और अब 16 राज्य है। क्यों? तो अब इसको जानते हैं। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो चुका, मतलब इसको दो भागों में बांट दिया गया और दोनों भाग जो बांटा वह दोनों यूनियन टेरिटरी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जाहिर सी बात है जब आप 17 में एक राज्य माइनस करते हैं बराबर 16 राज्य ही तो बचते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 16 राज्य। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? क्लियर हो गया। 17 राज्य से 16 राज्य हुआ, बाकी एक राज्य जो घटा उसको तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा बनाने वाला, क्या कह रहा है? केवल स्थलीय सीमा बनाने वाला देशों की संख्या कितनी है? तो हम आप जानते हैं कि भारत के साथ जो सीमा बनाने वाला देशों की संख्या कितनी है वो आपने देख लिया। और उनमें से जानते कितने देश हैं? 7 देश हैं भाई साहब। उनमें से केवल स्थल के साथ, उसका जल से कोई लेना देना नहीं है, केवल स्थल के साथ भारत से जुड़ा हुआ है और उसका सही जवाब है 4। अब कौन कौन सा देश आता है उसको भी थोड़ा हम जान लेते हैं। उसका नाम, जैसे पाकिस्तान तो आप ले नहीं सकते क्योंकि अरब सागर के साथ भी उनकी सीमा जुड़ती है। तो दूसरा क्या हो गया? अफगानिस्तान। तीसरा हो गया चीन। चौथा हो गया नेपाल। तीसरा नेपाल और चौथा हो गया भूटान, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश जल सीमा से भी जुड़ा हुआ देश है। तो क्लियर हो गया। भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो बढ़े हम आगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के साथ जलीय तथा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश। 7 में से जब 4 माइनस कर दिया, केवल स्थल के साथ 4 देश चला गया, तो बचा कितना? उसको देखते हैं। ऑप्शन क्या है? 3, 4, 5, 6। तो सही जवाब क्या होगा भाई साहब? 3 देश। कितना? 3 देश। और 3 देश में कौन कौन सा इसका जवाब होगा? ऑप्शन में पूछ सकता है। पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा क्या हो गया? म्यांमार, और तीसरा हो गया बांग्लादेश। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लिखा है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारत के राज्य का नाम क्या है? सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य, वो भी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे पहली बात तो क्या है? राज्य शब्द की चर्चा किया गया, भारत के राज्य की। तो जम्मू कश्मीर तो ऐसे ही हट जाएगा। चूंकि राज्य की बात किया गया तो इसका जवाब, और एक चीज़, ये चारों आता है भारत के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला, लेकिन इसका सही जवाब होगा राजस्थान। ठीक है। अब राजस्थान से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आ गया। पहला कि यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा है, हो गया। और दूसरा क्या देखा हमने कि दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा रेखा है? मतलब इनमें से बताना है कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल नहीं अरुणाचल प्रदेश। तो भाई साहब जान लीजिए, तो आज से पहले अगर आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है ये सारे राज्य आ जा रहे हैं, उसके हिसाब से तो यह प्रश्न गलत हो जाना चाहिए था, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी दिया है लेकिन यहाँ राज्य शब्द भी दिया है, तो आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश तो कोई है ही नहीं। लेकिन बार बार हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो जाने के बाद जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर और लद्दाख शब्द आएगा, और इसका सही जवाब क्या होगा? लद्दाख। क्लियर है? और लद्दाख के साथ एक और प्रश्न है कि सर्वाधिक देशों के साथ जोड़ने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। तो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य का नाम बिहार है। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न हम देखते हैं। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये चारों राज्य भूटान के साथ सीमा बनाता है, लेकिन इन चारों में से उस राज्य का नाम हमें चुनना है जिसके साथ जो है कि भूटान की सबसे लंबी सीमा रेखा है, और वो उसका सही जवाब होगा दोस्तों असम। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। घबराइएगा नहीं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न सब हम आपके लिए लेके आए हैं। आपका भी कर्तव्य है वीडियो को इन तक देखिए और अपनी जानकारी में इजाफा कीजिए। तो आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किस भारतीय राज्य के साथ म्यांमार की सीमा रेखा सबसे लंबी है? मतलब म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये क्रम से राज्य है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। तो सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य जो है वो हो गया मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न हमने उठाया है, ये जो है कि विश्व के साथ भारत का संबंध अब समाप्त कर दिया मैंने। अब अगला है, इसमें भारत का जल क्षेत्र से रिलेटेड हमने प्रश्न उठाया, क्योंकि भारत के जल क्षेत्र से रिलेटेड हमने अलग से स्पेशल वीडियो लाया है, वो प्लेलिस्ट में है भाई साहब, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। चलिए उसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको देखते हैं। भारत के प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल सी समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 76 समुद्री मील और 200 समुद्री मील। ये है ना दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 12 समुद्री मील। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे अगर ये दूरी पूछ दे तो ठीक है, अगर चौड़ाई भी पूछ देगा तो इसका जवाब 12 समुद्री मील ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिग्युअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 200 समुद्री मील। तो इसका सही जवाब होगा 24 मील, यानी 24 समुद्री मील। ठीक है दोस्तों, और लेकिन एक चीज़ और आगाह करते हैं, अगर आपको यही चीज़ चौड़ाई में पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 24। इसका चौड़ाई में अगर पूछा गया तो क्या जवाब देंगे? चौड़ाई में पूछा गया है तो 24 माइनस 12, चूँकि 12 तो हो गया पहले 60 नंबर का उत्तर, 12 अगर माइनस करेंगे तो 12 समुद्री मील बच जाता है। ठीक है, तो चौड़ाई अगर पूछे तो 12 समुद्री मील। चलिए 62 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन देख लेते हैं, 200 समुद्री मील, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250 मील, ऑप्शन डी है 300 मील। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 200 समुद्री मील। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपसे इसकी चौड़ाई पूछ दे, इसकी चौड़ाई पूछ दे
तो भाई साहब 200 समुद्री मील में 24 समुद्री मील को माइनस करेंगे तो 176 समुद्री मील बच जाता है। कितना? 176 समुद्री मील इसकी चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वो है भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी ग्रेट चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पाक जल संधि। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। चलें आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? थोड़ा ये रीजनिंग वाला प्रश्न हो गया, एकदम गौर से देखिएगा। सबके साथ तो सीमा रेखा है ही, लेकिन प्रश्न को देखिए थोड़ा, क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पे स्थल शब्द की बात को आप ध्यान में रखिएगा, स्थल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है वो देश। अब आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो हम आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान, चीन और नेपाल स्थल के साथ भारत से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्रीलंका। चलिए ऑप्शन 65 नंबर प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न है आदम का पुल भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो कई बार पूछ देता है आदम्स ब्रिज। क्या पूछ देगा? आदम्स ब्रिज। दोनों सेम है, आदम का पुल पूछे या आदम्स ब्रिज पूछे, दोनों सेम है और उसका जवाब ढूंढना है आपको। आदम का पुल भारत और किस देश के बीच स्थित है? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है श्रीलंका। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और प्रश्न में है सुमात्रा द्वीप। ठीक है दोस्तों, सुमात्रा द्वीप किन दो देशों के मध्य सीमा बनाता है? भारत श्रीलंका, भारत इंडोनेशिया, भारत म्यांमार और भारत मालदीव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है भारत इंडोनेशिया। वो इसलिए दोस्तों कि मान लीजिए ये जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर शुरुआत हो जाती है जो है कि इंडोनेशिया की। तो यहीं पे सुमात्रा द्वीप है जो भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े आगे। प्रश्न नंबर 67 कोको चैनल, देखिए ध्यान से, कोको चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, मालदीव। तो आपको बताना है कोको चैनल किस देश से अलग करता है। तो कोको चैनल भारत को जो है ना दोस्तों म्यांमार से अलग करता है। देखिए कैसे, ये हो गया मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर तो सुमात्रा द्वीप हो गया और इधर जो कोको चैनल है, क्या है? कोको चैनल। ठीक है, जो भारत को म्यांमार से अलग करता है। अगर पूछ दे कि कोको चैनल कहाँ स्थित है, तो आप कह देंगे कोको चैनल जो है कि म्यांमार और जो है कि अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न पे हम बात करते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है भारत और मालदीव के बीच जलीय सीमा कौन सा बनाता है? भारत और मालदीव के बीच जलीय सीमा कौन बनाता है? पहली बात तो कौन सीमा बनाता है उसको जानने से पहले इन चारों को जान लेता है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल कौन कौन सा किसके साथ बनाता है? तो देख लेते हैं। 11 डिग्री चैनल जो है ना दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के बीच अमीनी द्वीप और कन्नानौर द्वीप के बीच है। अमीनी और कन्नानौर, ठीक है, कन्नानौर। और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय, किसका? मिनिकॉय और जो है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कन्नानौर द्वीप कह सकते हैं, मिनिकॉय या लक्षद्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल जो है वह मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच है।
तो क्लियर हो गया। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है, और मिनिकॉय भी अरब सागर में स्थित है और वो लक्षद्वीप का हिस्सा है। क्लियर है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, तो क्लियर हो गया। मालदीव और भारत के बीच कौन सी जो है कि चैनल स्थित है? 8 डिग्री चैनल। क्लियर हो गया। चलिए, 69 नंबर प्रश्न, जो इस कड़ी का लास्ट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम क्या है? ये इसलिए यहाँ बताना जरूरी है क्योंकि भाई साहब अभी चीता वाला प्रसंग बहुत ज़ोर शोर से चला है, और चीता वाला प्रसंग ने भारत के बहुत लोगों के दिमाग पे एक अमिट छाप छोड़ी है। तो भाई साहब कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि ईमानदार इसे सही जवाब देना है। और इसका सही जवाब क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बाघ, हाथी, शेर, चीता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु किसे माना गया है? वो है हाथी को। क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में जो है कि टोटल 69 क्वेश्चन को देखने का प्रयास किया, और एक से बढ़कर एक सारे प्रश्न, एक से एक